विज़र्ड एडवेंचर्स इन टू वर्ल्ड्स। अध्याय 6:006 व्यापार। गाड़ी से उतरने के बाद कार्ल ने घुमावदार किनारे और साटन रिबन वाली हमबोल्ट टोपी पहनी और अपने कपड़े ठीक किए। सुबह पहने औपचारिक परिधान के विपरीत अब उनका पहनावा अधिक अनौपचारिक प्रतीत हो रहा था। महोदय, कोचवान ने काले कपड़े से ढकी सीट पर लगी घड़ी को नीचे उतारने में मदद की। यह आपकी वस्तु है। धन्यवाद, कार्ल ने विनम्रता से कहा। उसने सीट पर लगी घड़ी को उठाया और चहल पहल भरे बाजार की ओर चल पड़ा। कितनी अद्भुत शक्ति! कोचवान ने कार्ल को जाते हुए देखा तो वह हैरान रह गया। उस चीज को गाड़ी से उतारने में उसे काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। उसका अनुमान था कि उसका वजन कम से कम कई दर्जन पाउंड होगा। इतना भारी होने के बावजूद दूसरे आदमी ने उसे बड़ी आसानी से उठा लिया। क्या वह किसी शूरवीर का सेवक हो सकता है? या शायद स्वयं एक प्रतिष्ठित शूरवीर? लेकिन ऐसे व्यक्ति के पास तो अपना वाहन होगा। बादी प्यादा दुकान। कार्ल ने इस जगह के बारे में पहले सुना था, लेकिन आज उसकी पहली यात्रा थी। हालांकि उसके पिता नियमित ग्राहक थे। जब शहर के कई संभ्रांत परिवारों पर आर्थिक संकट आता था तो वे अक्सर अपनी ऐसी चीजें लाते थे जिनकी उन्हें अस्थायी रूप से आवश्यकता नहीं होती थी और उन्हें क्रोनर या सोने के पाउंड के बदले में दे देते थे। आर्थिक स्थिति सुधरने पर वे उन्हें वापस खरीद लेते थे, एक अस्थायी राहत के रूप में। यह कुछ हद तक गिरवी की दुकान जैसा था। हालांकि अधिकांश वस्तुएं गिरवी रखी हुई थीं जिन्हें छुड़ाया नहीं गया था, इसलिए यहां बहुत सारा पुराना सामान था। गिरवी की दुकान में बिकने वाले गहने, जिनमें कई तरह की पुरानी अंगूठियां, हार और घड़ियां शामिल थीं, कुल सामान का लगभग 75% हिस्सा थे। वहां कुछ कलाकृतियां और विलासिता की वस्तुएं भी थीं। इसीलिए कई लोग इसे मध्यम वर्ग का खजाना कहते थे। अतिरिक्त पैसे होने पर वे यहां खजाने की खोज में आते थे। लोग मुझे ओल्ड निक कहते हैं। मैं 30 साल से अधिक समय से बाड़ी पॉन शॉप में काम कर रहा हूं और मैंने कभी किसी वस्तु का गलत मूल्यांकन नहीं किया है। उसके सामने खड़ा निक सफेद मूंछों वाला, गंजा सिर, धुंधली आंखों वाला और झुर्रियों से भरा चेहरा लिए हुए था। ऐसे साधारण रूप रंग को देखकर लोगों का उसकी काबिलियत पर शक करना कोई आश्चर्य की बात नहीं थी। कार्ल की ओर देखते हुए निक मुस्कुराया। पहली बार यहां आए हो? अगर यह उनका पहला अनुभव नहीं होता तो वे मुझे पहले ही पहचान चुके होते। कार्ल ने सिर हिलाया। उसने सीट क्लॉक को मेज पर रखा, उस पर से काला कपड़ा हटाया और निक को उसका मूल्यांकन करने का इशारा किया। तुम्हें क्या लगता है इसकी कीमत कितनी होगी? ओह, सीट पर लगी घड़ी को देखकर ओल्ड निक सहज रूप से सीधा बैठ गया, उसका चेहरा गंभीर हो गया। शानदार चीज है, उन्होंने हैरानी से कहा। यह बाहरी परत पूरी तरह से सोने की है। उनके सामने रखी लगभग आधा मीटर ऊंची और मीनार जैसी दिखने वाली यह आसन घड़ी सोने, लकड़ी और चीनी मिट्टी के मिश्रण से बनी थी और इसकी आकृति अत्यंत सुंदर थी। सोना और लकड़ी तो आम थे, लेकिन चीनी मिट्टी दुर्लभ थी, खासकर आसन घड़ियों में। इन तीनों का निर्बाध संयोजन इसे कला का एक दुर्लभ नमूना बनाता था। ओल्ड निक ने एक आवर्धक लेंस निकाला और काफी देर तक घड़ी को अंदर और बाहर से बारीकी से देखा, फिर अंत में कार्ल की ओर देखते हुए पूछा, तुम इसे कितने में बेचना चाहते हो? मुझसे पूछो। कार्ल सामने बैठा था, उसका चेहरा शांत था, मानो अंदर की घबराहट को छुपाने के लिए वह दिखावा कर रहा हो। उसने पलटकर कहा, यह तो तुम्हें ही तय करना चाहिए कि इसकी कीमत कितनी है। जी हां, ओल्ड निक ने सिर हिलाया। यही प्रथागत तरीका है, लेकिन मुझे डर है कि मेरे द्वारा सुझाई गई कीमत आपको निराश कर सकती है। कार्ल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, चलो सुनते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि यह इतना सस्ता हो सकता है। ओल्ड निक ने एक उंगली आगे बढ़ाई और धीरे धीरे बोलना शुरू किया, 10 सोने के सिक्के। 100 सोने के पाउंड की कलाकृतियां आम नहीं होती। इस सीट घड़ी की कारीगरी उत्कृष्ट है और यह एक बड़ी, काफी दुर्लभ वस्तु है। हालांकि इसके कुछ हिस्से टूटे हुए हैं, इसलिए मैं इससे अधिक की पेशकश नहीं कर सकता। हे! कार्ल अवाक रह गया। ओल्ड निक, तुम मजाक कर रहे हो, है ना? इस घड़ी में इस्तेमाल हुए सोने को खरीदने के लिए 10 सोने के सिक्के शायद काफी नहीं होंगे। सीट वाली घड़ी पर केवल सोने के रंग की परत ही नहीं चढ़ाई गई थी, इसके कुछ हिस्से पूरी तरह से सोने के बने थे। 10 सोने के सिक्के? यह तो बहुत बड़ा मजाक है। हाँ, ओल्ड निक ने इससे इनकार नहीं किया। उसने घड़ी को घुमाया, पीछे का छिपा हुआ पैनल नीचे किया और उस पर बनी नक्काशी की ओर इशारा किया। यहां आपको क्या दिख रहा है? यह? कार्ल ने घड़ी पर बस एक सरसरी नजर डाली थी और उसे अंदर की नक्काशी समझ नहीं आई थी, न ही उसने पीछे के पैनल पर ध्यान दिया था। अब इसे ध्यान से देखते हुए उसकी भौहें अनायास ही सिकुड़ गईं। देवताओं के लिए कोई अनुष्ठान? बिल्कुल सही, ओल्ड निक मुस्कुराया। यह नक्काशी मनुष्यों द्वारा देवताओं की पूजा के दृश्य या अनुष्ठान को दर्शाती है, जिससे पता चलता है कि यह वस्तु एक पवित्र कलाकृति है। असल मुद्दा यह है कि जिस देवता की पूजा की जाती है वह एक दुष्ट देवता है। चंद्रमा की देवी, मैं इतने वर्षों से जी रहा हूं और मैंने इस दिव्य शक्ति के बारे में कभी नहीं सुना। इस संसार में चंद्रमा पर अधिकार रखने वाले देवता तो हैं, लेकिन उनमें से किसी को भी केवल चंद्र देवी के रूप में नहीं जाना जाता। और किसी दुष्ट देवता की पूजा करना घोर पाप है।
यदि चर्च को इसका पता चल जाए तो उससे दूर दूर तक भी संबंध रखना जीवन मरण का मामला हो सकता है। दुष्ट देवता की पूजा की बात तो छोड़ ही दीजिए, यहां तक कि एक धर्मी ईश्वर के मामले में भी भोर के स्वामी के अलावा किसी और की पूजा करना इस देश में गंभीर संकट का सामना करेगा। इसके अलावा किसी देवता की पूजा से संबंधित किसी अनुष्ठान की नक्काशी को इतनी गुप्त जगह पर छिपाना, यदि इसके पीछे कोई गुप्त उद्देश्य न हो तो यह असामान्य ही होगा। कार्ल के चेहरे पर उदासी देखकर ओल्ड निक मुस्कुराते हुए बोला, चर्च को सूचना दो या फिर इस चीज को मुझे 10 सोने के सिक्कों में बेच दो। तुम्हारी मर्जी। कार्ल की आंखें सिकुड़ गईं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं। इसमें कोई हैरानी की बात नहीं कि उसने मुझे 10 सोने के सिक्के देने की पेशकश की, वह मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ओल्ड निक, कार्ल ने अपने होंठ दबाए और फिर धीरे से कहा, मैं अपना परिचय देना भूल गया था। मैं एक कुलीन व्यक्ति हूं और यह वस्तु मेरे दादाजी द्वारा युद्ध के मैदान से प्राप्त एक ट्रॉफी है। इसके इतिहास के बारे में न जानना बिल्कुल स्वाभाविक है। महान, ओल्ड निक चौंक गया। उसने इस संभावना पर कभी विचार ही नहीं किया था। जिस क्षण वह अप्रत्याशित रूप से इस हमले के लिए तैयार नहीं था, कार्ल ने अचानक हाथ बढ़ाया, मुट्ठी बनाई और घड़ी के पिछले पैनल पर जोरदार प्रहार किया। धड़ाम, धातु का पिछला पैनल जोर से मुड़ गया और विकृत हो गया। हालांकि वह टूटा नहीं, लेकिन उस पर की गई नक्काशी धुंधली हो गई, जिससे यह पहचानना असंभव हो गया कि क्या वह देवताओं के लिए किसी अनुष्ठान को दर्शाती थी। मुझे पता है कि बादी पॉनशॉप एक रईस होने से नहीं डरता, लेकिन अगर आपको लगता है कि आप मुझे धमका सकते हैं तो यह इतना आसान नहीं होगा। अब कार्ल आगे झुका, उसकी निगाहें ओल्ड निक पर टिकी थी। कितने? कार्ल को देखते हुए ओल्ड निक की धुंधली आंखों में एक झिलमिलाहट आई और वह अचानक मुस्कुरा उठा। गुस्सा मत हो, चलो इस बारे में ठीक से बात करते हैं। सही ढंग से हुई बातचीत का नतीजा 50 सोने के सिक्के थे। जब कार्ल बदी पॉनशॉप से बाहर निकला तब उसे एहसास हुआ कि उसकी पीठ ठंडे पसीने से भीगी हुई है, हालांकि उसे यह नहीं पता था कि यह कब शुरू हुआ था। हवा का झोंका महसूस करते हुए उसने अपने कपड़े कसकर बांध लिए। किसने सोचा होगा कि दूसरी दुनिया से लाई गई किसी चीज को बेचने से इतनी परेशानी हो सकती है। अपनी जेब में बची कुछ छोटी मोटी चीजों को थपथपाते हुए कार्ल ने हल्के से सिर हिलाया और फिलहाल उन्हें बेचने का विचार छोड़ दिया। वह पहले वापस जाकर अच्छी तरह से जांच कर लेगा। आखिरकार उसके पास अभी के लिए पर्याप्त पैसे थे। जैसे ही वह बाजार से निकलने के लिए एक घोड़ा गाड़ी को रोक रहा था, तभी पीछे से एक शोरगुल मच गया। ताजा खबर, ताजा खबर। ड्यूक गैम्बिस का कोलोन के खिलाफ अभियान के दौरान बीमारी के कारण निधन हो गया और यह संदेह है कि ड्यूक सैक्सोनी सैन्य अभियान का नेतृत्व संभालेंगे। आज की ताजा खबर, ड्यूक गैम्बिस की मृत्यु हो गई। कार्ल के दिल में गहरा सदमा लगा। ड्यूक की उम्र 50 वर्ष से कुछ अधिक थी। वे एक प्रसिद्ध दिग्गज योद्धा थे, बाघ के समान बलवान, जिन्हें तलवारें भी आसानी से घायल नहीं कर सकती थीं। वे अचानक बीमारी से कैसे मर सकते हैं? अहम मुद्दा यह था कि सिगर्नो शहर के नगर स्वामी रहे ड्यूक सैक्सोनी के सत्ता संभालने की संभावना के साथ क्या वह शहर की आम जनता को सेना में भर्ती करेगा? क्या वह कुलीन वर्ग को भर्ती करेगा? इसे भूल जाइए, अब इसके बारे में और सोचने का कोई फायदा नहीं है। मुझे पहले अपनी ऊर्जा पुनः प्राप्त करनी होगी और बैरन की उपाधि सुरक्षित करनी होगी। जैसा कि कोलन ने बताया, धधकती चांदनी का दिन निकट आ रहा है और ब्लैक सिटी में जल्द ही सुरक्षा की मासिक अवधि शुरू हो जाएगी। तब मुझे वहां जाना होगा। अध्याय 7:007 को नाइटहुड प्राप्त हुआ। 30 सोने के सिक्के बहुत जल्दी इकट्ठा करने से फादर विक को लग सकता है कि आपने कीमत बहुत कम बताई है, जिससे वे उसे तुरंत बढ़ा सकते हैं। दूसरी ओर देर करने का मतलब था कुलीन उपाधि खो देना। इसलिए समय का ध्यान रखना बहुत जरूरी था। 2 दिनों के संघर्ष के बाद कार्ल की समर्पण ने अंततः फादर विक की मान्यता प्राप्त कर ली और वे आशीर्वाद देने के लिए सहमत हो गए। असाधारण शक्ति से भरी इस दुनिया में केवल देवताओं के आशीर्वाद से ही कोई सच्चा कुलीन बन सकता है। हालांकि उपाधि प्राप्त करने की रस्म शूरवीरता समारोह की तुलना में कहीं कम जटिल थी, फिर भी इसमें स्नान करना, कपड़े बदलना और प्रार्थना करना आवश्यक था। पूरी प्रक्रिया में 1 से 2 दिन लगते थे। सफेद कमीज और लाल चोगा पहने कार्ल ने अपने हथियार और कवच वेदी पर रख दिए। फिर उसने शपथ लेने के लिए पवित्र ग्रंथ हाथ में लिए। मैं, कार्ल बर्गमैन, भोर के स्वामी की महान प्रतिमा के समक्ष अपने पूरे जीवन भर वफादारी और सम्मान बनाए रखने की शपथ लेती हूं। एक कुलीन व्यक्ति होने के नाते मैं कमजोरों के साथ दयालुता से पेश आऊंगा, अत्याचार का बहादुरी से सामना करूंगा और बेसहारा लोगों के लिए लड़ूंगा। बैरन कार्ल। चर्च के प्रवेश द्वार पर एक गोरी महिला ने समारोह से बाहर निकल रहे कार्ल को सिर हिलाकर अभिवादन किया। बधाई हो कमांडर दीना। कार्ल रुक गया, उसकी आवाज आश्चर्य से भरी हुई थी। आप यहां क्यों आई हैं? उसके सामने खड़ी महिला के चेहरे की बनावट विशिष्ट थी और कद लंबा था। उसकी कमर पर म्यान में रखी एक लंबी तलवार लटकी हुई थी और उसके कंधे तक लंबे सुनहरे बाल स्वाभाविक रूप से लहरा रहे थे। तंग पतलून उसकी पतली टांगों से चिपकी हुई थी और चमड़े का टॉप उसके शरीर के सुडौल आकार में पूरी तरह से समाया हुआ था, जिससे उसे एक अनोखी और आकर्षक सुंदरता मिल रही थी। दक्षिणी जिले की मुख्य निरीक्षक और विस्काउंट शैक्सन की तीसरी बेटी दीना येगर कार्ल की तत्काल वरिष्ठ अधिकारी भी थी। दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से नहीं जानते थे।
उस खूबसूरत युवती ने अपने पीछे से कुछ निकाला और उसे सौंप दिया। एक उपहार। धन्यवाद, कार्ल ने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया और उपहार स्वीकार किया। यह एक सज्जन व्यक्ति की छड़ी थी, जो सुगंधित पोलोनिया की लकड़ी से बनी थी और चांदी से सजी हुई थी, जिसका आकार सुंदर था और पकड़ उत्कृष्ट थी। एक कुलीन व्यक्ति होने के नाते आप बिना छड़ी के कैसे रह सकते हैं? दीना ने हल्की हंसी के साथ कहा। मैं संयोगवश पास में ही किसी काम में व्यस्त थी, इसलिए मैंने सोचा कि आकर देख लूं। कोई काम है? कार्ल ने छड़ी से जमीन पर हल्के से थपथपाया। उसने शिष्टाचार की बातें जारी नहीं रखीं, क्योंकि स्पष्ट था कि उसके पास पैसों की कमी नहीं थी। क्या आपको किसी मदद की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, आप अभी भी छुट्टी पर हैं। दीना ने पीठ पीछे हाथ रखकर मुंह फेर लिया। कल रात 2 आम नागरिक मारे गए। कुछ लोग कहते हैं कि यह किसी पिशाच का काम था, इसलिए मुझे जाना ही पड़ेगा। पिशाच? कार्ल के चेहरे के भाव बदल गए। क्या यह सच है? बिल्कुल नहीं, दीना हंस पड़ी। यह भी निश्चित नहीं है कि इस दुनिया में पिशाच मौजूद हैं या नहीं, लेकिन पीड़ितों के शरीर से सारा खून निकाल लिया गया था। हम्मा। हालांकि यह थोड़ा अजीब है, लेकिन इसे पुलिस अधिकारियों पर छोड़ देना ठीक है। कार्ल ने सिर हिलाया। वे निरीक्षक थे और केवल तभी व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करते थे जब मामला कुलीन वर्ग से जुड़ा हो या उसका महत्वपूर्ण प्रभाव हो। नियमित शांति व्यवस्था बनाए रखना और भगोड़ों को पकड़ना पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी थी। यही उनके पदों में अंतर था। कार्ल, दीना ने जाते हुए कहा, क्या तुम्हें याद है कि मेरी एक चचेरी बहन है जिसका नाम मार्था है? मार्था? एक भोज में दिखी एक युवा, हंसमुख लड़की की छवि कार्ल के दिमाग में कौंध गई। मुझे याद है। उसकी अभी शादी नहीं हुई है, दीना ने कार्ल की ओर देखते हुए कहा। वह तुमसे कुछ ही साल छोटी है। क्यों न तुम उससे जान पहचान कर लो? यह? कार्ल हिचकिचाया। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहता और अपने रूप रंग के कारण मुझे डर है कि मैं उसे डरा दूंगा। बोलते हुए उसने अपने चेहरे पर मौजूद निशान को छुआ। पुरुषों के लिए सुंदर होना उतना उपयोगी नहीं होता, दीना ने कहा। अब जब आप कुलीन बन गए हैं, तो बहुत सी महिलाएं आपसे शादी करने को तैयार होंगी, कुछ तो धन दौलत भी लाएंगी। कार्ल चुप रहा। उन्हें किसी महिला द्वारा सहारा दिए जाने पर कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन जब दूसरे लोग उन पर इस तरह की व्यवस्था थोपने की कोशिश करते थे तो उन्हें असहजता होती थी। बैरन बनने से पहले उसने कभी इस मामले का जिक्र नहीं किया था। अब इस मुद्दे को उठाना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि उसकी रुचि उनके शाही पदवी में थी, बिल्कुल अपने चाचा गेगिल की तरह। अगर किसी परिवार को समृद्ध होना है तो सिर्फ एक व्यक्ति पर निर्भर रहना काफी नहीं होगा, दीना ने आगे कहा। हमारा येगर परिवार आज जिस मुकाम पर है वह इसलिए है क्योंकि हमारे कई बच्चे हैं और हमारे वंश का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण है। हाँ, कार्ल ने सिर हिलाया, फिर अचानक बोला, लगता है कमांडर ने अभी तक अपनी मंगेतर तय नहीं की है। गोली मार। बोलते ही उसे पछतावा हुआ। यह महिला ऐसी नहीं थी जिसके साथ खिलवाड़ किया जा सके, लेकिन जब तक उसे यह एहसास हुआ तब तक बहुत देर हो चुकी थी। हम्मा? दीना का चेहरा गंभीर हो गया और वह वहीं रुक गई। एक अदृश्य दबाव ने पूरे क्षेत्र को घेर लिया। उसकी अपार जीवन शक्ति लगभग प्रत्यक्ष महसूस हो रही थी, जिससे कार्ल की सांसें थम गईं। नाइट अटेंडेंट। ऐसा कहा जाता था कि वह पहले से ही एक उच्च कोटि की नाइट अटेंडेंट थी और औपचारिक नाइट बनने की कगार पर थी। यह बात सच प्रतीत होती थी। उसके सामने खड़ी सुनहरे बालों वाली सुंदरी किसी भी तरह से कमजोर नहीं थी, शायद 3 लोग भी उससे लड़ाई में उसका मुकाबला न कर पाए। कार्ल को बचपन से ही प्रशिक्षित किया गया था, लेकिन उसका शारीरिक गठन अंततः एक साधारण व्यक्ति जैसा ही था। एक उच्च कोटि के नाइट अटेंडेंट का सामना करना चूहे के बिल्ली से सामना करने जैसा था। ऐसे उच्च कोटि के प्राणी की जीवन शक्ति ने उस पर सहज रूप से जानलेवा भय उत्पन्न कर दिया था। कमांडर, कार्ल ने मुश्किल से अपनी बात कही, मुझे अभी याद आया कि मुझे घर पर एक जरूरी काम निपटाना है। क्या मैं पहले जा सकता हूं? कार्ल के जल्दी से चले जाने पर दीना भावहीन बनी रही, बस अपनी नाक से धीरे धीरे गुनगुनाती रही। वो आदमी। कार्ल की पीठ को जाते हुए देखकर दीना की आंखों में थोड़ी हैरानी झलक रही थी और उसने सोच विचार करते हुए बुदबुदाया, क्या उसका व्यक्तित्व पहले से बदल गया है? पहले का कार्ल उतावला और चिल्लाने वाला था। हालांकि उसका वर्तमान व्यवहार थोड़ा असभ्य है, फिर भी वह कहीं अधिक सतर्क है। उसने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा और हल्के से सिर हिलाया, यह तय करते हुए कि वह इस बारे में और नहीं सोचेगी। जीवन मरण की स्थिति का सामना करने के बाद किसी के व्यक्तित्व में इतना बड़ा बदलाव आना आम बात थी। अपने घर लौटकर जेनी हमेशा की तरह गा रही थी, उसकी आवाज पहले से भी ज्यादा सुरीली थी। उनकी गायन प्रतिभा वाकई अद्भुत थी। टकराना। कार्ल ने खुद को बिस्तर पर धड़ाम से गिरा दिया। उसने अपनी उंगलियों को आपस में फंसा लिया और छत को घूरने लगा, मानो वह किसी स्तब्धता में हो, हालांकि उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। एक कुलीन उपाधि होने से चीजें वाकई बहुत आसान हो जाती हैं, यहां तक कि कमांडर दीना ने भी विवाह कराने की पहल की। लेकिन मुझे पैसा नहीं चाहिए। यदि उसे धन और सुखमय जीवन चाहिए था, तो किसी धनी व्यापारी की बेटी से विवाह करना निस्संदेह सबसे अच्छा विकल्प होता। बैरन की उपाधि के साथ इसे प्राप्त करना कठिन नहीं होता। लेकिन कार्ल के पास पैसों की कमी नहीं थी। खैर, कम से कम अभी तो नहीं, और शायद भविष्य में भी नहीं।
हालांकि परलोक कुछ हद तक खतरनाक था, फिर भी वहां एक निश्चित मात्रा में धन अर्जित करना अपेक्षाकृत आसान था। मुझे सांस लेने की तकनीकें चाहिए। जहां तक उसे पता था, अधिकांश श्वास तकनीकें चर्च के नियंत्रण में थीं। कुछ तकनीकें कुलीन परिवारों और शूरवीरों के बीच पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही थीं। इन दायरे से बाहर बहुत कम ही तकनीकें पाई जाती थीं। इन्हें प्राप्त करना अत्यंत कठिन था, यहां तक कि सदियों पुराने इतिहास वाले कुछ कुलीन परिवारों में भी इन तकनीकों का अभाव था। यहां की तुलना में दूसरी दुनिया में सांस लेने की तकनीकें आसानी से मिल जाती हैं, कम से कम पैसे से उन्हें खरीदने का मौका तो होता है। कई दिनों बाद काल ने पर्दे हटाए और आकाश में पूरे चांद की ओर देखा। भोर के स्वामी, मुझे आशीर्वाद दें। उसने पर्दे बंद कर दिए, अपनी सारी तैयार चीजें बाहों में समेट लीं, आंखें बंद कर लीं और खुद को उस रहस्यमयी जगह पर ले गया। रहस्यमयी स्थान के द्वार से गुजरते हुए काल एक बार फिर कई सामानों के साथ दूसरी दुनिया में पहुंच गया। इस बार वह हड्डियां जमा देने वाली, चुभने वाली ठंड नहीं पड़ी। चमकते चांद के दिन कोहरा छंट जाता है, अधमरे प्राणी खुद को प्रकट करने का साहस नहीं करते और काला शहर सुरक्षित हो जाता है। अध्याय 8:008 श्वास लेने की तकनीक प्राप्त की गई। टूटा हुआ लाल रंग का चंद्रमा अब भी आकाश में ऊंचा लटका हुआ था, चाहे दिन हो या रात, उसमें कोई बदलाव नहीं आया था। लेकिन पूरे ब्लैक सिटी को घेरे हुए धूसर कोहरा छंट गया था, जो मुश्किल से ही दिखाई दे रहा था। आमतौर पर सुनसान रहने वाली सड़कों पर आज कुछ लोग नजर आ रहे थे। यह सच है। आज महीने में एक बार ब्लैक सिटी का सुरक्षा दिवस था। इस दिन न केवल अधमरे जीव प्रकट नहीं होते थे, बल्कि भूमिगत खनिकों को भी थोड़ी राहत मिलती थी। हफ। काल ने एक गहरी सांस छोड़ी, अपने हाथ में रखी चीजों पर अपनी पकड़ मजबूत की और सीधे रकाह बाजार की ओर चल पड़ा। ब्लैक सिटी के खतरे केवल अधमरे जीवों तक ही सीमित नहीं है। यहां जीवित लोग भी हैं। महीने में एक बार होने वाले सुरक्षा दिवस पर सामान्य से कहीं अधिक भीड़ उमड़ी और बाजार का शोर दूर से ही सुना जा सकता था। काल भीड़ के बीच से रास्ता बनाते हुए एक स्टॉल के सामने रुका और भौहें चढ़ाकर बोला, कोलोन कहाँ है? यह कोलोन का हमेशा वाला स्टॉल था, लेकिन वर्तमान स्टॉल का मालिक एक दुबला पतला लड़का था। क्या आप अंकल कोलोन को जानते हैं? लड़के ने अपना स्टॉल ठीक करना रोकते हुए ऊपर देखा और हाथ मलते हुए कहा, चाचा जी को कुछ काम से जाना पड़ा, इसलिए मैं उनके लिए स्टॉल संभाल रहा हूं। आपको जो भी चाहिए बस मुझे बता दीजिए। आप? अपने लबादे के हुड के नीचे से काल ने उसे संदेह भरी नजरों से देखा। उसके सामने खड़ा स्टॉल मालिक बहुत छोटा था और उसके फटे पुराने कपड़ों के कारण उसकी पसलियां साफ दिखाई दे रही थीं। लड़के ने खुद को साबित करने की जो उत्सुकता दिखाई, उसके बावजूद उसकी शक्ल सूरत से शायद ही भरोसा पैदा हुआ। कार्ल। उसी क्षण कुछ ही दूरी से कोलोन की आवाज सुनाई दी। मुझे पूरा यकीन था कि तुम आ जाओगे। वह तेजी से पास आया, काल का हाथ पकड़ा और उसे एक खाली कोने की ओर खींच ले गया। काल के बोलने का इंतजार किए बिना उसने फुसफुसाते हुए कहा, मुझे सांस लेने की एक विधि के बारे में जानकारी मिली है। ओह! काल की आंखें चमक उठीं और उसे पास ही मौजूद दूसरे की दुर्गंधयुक्त सांस की भी परवाह नहीं थी। तुम्हारा क्या मतलब है? हे। कोलन धीरे से हंसा। उसने सीधे अपने कपड़ों के बीच से एक किताब निकाली। इस श्वास विधि को पाने के लिए मुझे अपनी सालों की सारी बचत खर्च करनी पड़ी। सौभाग्य से वह आदमी ब्लैक सिटी छोड़ने के लिए जल्दी में था, वरना इसे पाना मेरे लिए नामुमकिन होता। बेशक हम सब यहाँ पुराने दोस्त हैं और मैं कीमत पर बातचीत के लिए तैयार हूं। काल ने दूसरे के हाथ में किताब को देखते हुए महसूस किया कि उसका दिल बेतहाशा धड़क रहा है। एक पल के लिए तो उसके मन में हत्या करके खजाना हथियाने की भी इच्छा हुई। एक श्वास विधि। यह एक चमत्कारी जादुई द्वार है जो साधारण लोगों को असाधारण शक्ति प्रदान कर सकता है। उत्तम। खुद को संभालते हुए उसने अपने भीतर की इच्छा को दबाया और जो कुछ लाया था उसे नीचे रख दिया। इस बार मैं काफी अच्छी चीजें भी लाया हूं। डिब्बों में पैक किया हुआ संपीड़ित गोमांस, कुल 32 पाउंड, जिसे कम से कम 1 साल तक संरक्षित किया जा सकता है, और साथ ही उच्च गुणवत्ता वाला ताजा दूध भी है। ये सभी चीजें बाहर से मंगाई जाती हैं। गड़गड़ाहट। कोलन ने भी अपने सामने रखी वस्तुओं को ध्यान से देखा, उसका गला सिकुड़ गया और उसकी एक आंख चमक उठी। 1 साल तक सुरक्षित रखे जा सकने वाले डिब्बाबंद मांस की भूमिगत खानों में अत्यधिक कीमत मिल सकती है। ताजा दूध भी एक मांग वाली वस्तु थी। ब्लैक सिटी में जीवन कठिन था, फिर भी वहां नवजात शिशु थे। शिशु के लिए ताजे दूध का महत्व सर्वविदित था। वो कार्ल ने इशारा करते हुए पूछा, क्या मैं पहले देख सकता हूं? बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। कोलन की चंचल आंखों में चमक आ गई जब उसने किताब आगे बढ़ाते हुए याद दिलाया, मेरे पास अभी कुछ और पन्ने हैं। सिर्फ किताब पढ़ने से इसे सीखना काफी नहीं होगा। समझा? कार्ल ने सिर हिलाया और झटपट किताब खोल दी। यह वास्तविक चीज है। हालांकि उन्होंने कभी किसी श्वास विधि का अभ्यास नहीं किया था, फिर भी वे कई नाइट अटेंडेंट्स को जानते थे। उन्होंने श्वास विधियों के बारे में कुछ अधूरी जानकारी भी सुनी थी और विशेष रूप से इसके बारे में पूछताछ भी की थी। वह वास्तविक और नकली श्वास विधियों के बीच अंतर कर सकता था। पॉइजन वुल्फ ब्रीदिंग मेथड। यह एक बहुत ही सामान्य नाम है और शायद उच्च कोटि का नहीं है, लेकिन मेरे लिए कोई भी ब्रीदिंग मेथड काफी है। हाँ।
पन्नों पर बने पात्रों को छूते हुए काल के चेहरे के भाव में हल्का सा बदलाव आया। ये पात्र, इन्हें कुछ समय पहले ही लिखा गया है ना? हाँ। कोलोन ने सिर हिलाया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? ऐसा नहीं है, कार्ल ने ऊपर देखा और धीरे से कहा, बात बस इतनी है कि ऐसा लगता है कि विक्रेता ने केवल आपको ही श्वास विधि नहीं बेची, उसने इसे दूसरों को भी बेचा होगा। कोलोन के चेहरे के भाव बदल गए। कार्ल का अनुमान सही था। उस व्यक्ति द्वारा बताई गई कीमत एक व्यक्ति के लिए अकेले वहन करने के लिए बहुत अधिक थी। इसलिए उसने ब्रीदिंग मेथड की कई किताबों की नकल की और उन्हें कई खरीदारों को बेच दिया। हम पुराने दोस्त हैं, मैं तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा, कोलोन ने कहा। सच में, बाजार में मेरे जैसे और भी विक्रेता हैं जो पॉइजन वुल्फ ब्रीदिंग मेथड बेच रहे हैं, लेकिन क्या तुम इस बात का भरोसा रख सकते हो कि उनसे जो खरीदोगे वह पूरी तरह से सही होगा? हालांकि मैंने कभी भी किसी भी श्वास विधि का अभ्यास नहीं किया है, लेकिन मैं जानता हूं कि यदि जादुई द्वार का एक भी शब्द गलत हो जाए तो यह घातक साबित हो सकता है। उन्होंने जोर देकर कहा, मेरी इस पुस्तक में कोई बदलाव नहीं किया गया है। कार्ल चुप हो गया। बिल्कुल सही। उनका लक्ष्य श्वास विधि था। उन्होंने इसे कहां से खरीदा यह मायने नहीं रखता था। यहां तक कि कीमत भी महत्वपूर्ण नहीं थी। बेशक, वह दूसरे पक्ष पर भी पूरी तरह से भरोसा नहीं कर सकता था। सांस लेने की विधि मेरे किसी काम की नहीं है। हम कीमत पर बातचीत कर सकते हैं, लेकिन कुछ और भी है। कोलोन आगे झुककर फुसफुसाते हुए बोला, क्या तुम ब्लैक सिटी छोड़ना चाहते हो? ब्लैक सिटी छोड़ दूं? कार्ल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। मैं मैडम बटरफ्लाई के 2000 काले पत्थरों का खर्च नहीं उठा सकता। मैडम बटरफ्लाई के जरिए नहीं, कोलन ने हाथ हिलाते हुए कहा। मैं एक ऐसे समूह को जानता हूं जो लोगों को यहां से चुपके से पास के विटेली शहर में सिर्फ 300 काले पत्थरों में पहुंचा सकता है। गुप्त रास्ता? कार्ल का चेहरा बदल गया। उसने ऐसी अफवाहें तो सुनी थीं, लेकिन कभी उन्हें आजमाने के बारे में सोचा नहीं था। पकड़े गए तो मौत की सजा। बाजार के प्रवेश द्वार पर ऊंचे लकड़ी के फ्रेमों से कभी कभी कई शव लटके हुए दिखाई देते थे, जिनमें से अधिकांश उन लोगों के होते थे जिन्होंने शहर से भागने की कोशिश की थी। मर गए? कोलोन के चेहरे पर तिरस्कार का भाव झलक रहा था। ऐसी जगह पर जिंदा रहने या मरने से क्या फर्क पड़ता है? यह तो बस देरसवेर होना ही है। कार्ल ने अब भी अपना सिर हिलाया। उसके पास बचने का रास्ता था और बात सब कुछ दांव पर लगाने तक नहीं पहुंची थी। उसने विषय बदलते हुए कहा, चलिए सांस लेने की विधि के बारे में बात करते हैं। ठीक तो? कोलोन ने आह भरी। कुछ ही देर बाद दोनों सौदे पर सहमत हो गए और कोलोन ने अपने स्टॉल पर मौजूद युवक को इशारा किया। उसका नाम आयला है। अगर मैं यहां न मिलूं तो आप उसे ढूंढ सकते हैं। उसकी दुबली पतली काया देखकर धोखा मत खाना। वह बहुत बुद्धिमान है। अयाला? कार्ल ने उसे गौर से देखा। एक लड़की? हाँ। आयला ने अपने हाथों को आपस में रगड़ा, उसकी बड़ी बड़ी आंखें सीधे उसकी ओर देख रही थीं। सर, मुझे उम्मीद है कि आप भविष्य में मेरे व्यवसाय को भरपूर सहयोग देंगे। कार्ल ने अपनी जैकेट के अंदर रखी किताब को छुआ। बाजार से निकलने के बाद वह जल्दी से अपने घर की ओर लौट रहा था और उसकी धड़कन तेज हो गई थी। ब्रीदिंग मेथड को पाने के लिए इतने लंबे समय तक इंतजार करने के बाद अब वह इसे शुरू करने के लिए कुछ हद तक अधीर हो गया था। हम्मा! टकराना। अपनी म्यान में ही मौजूद तलवार एक लकड़ी की छड़ी से टकरा गई और कार्ल पीछे की ओर लड़खड़ा गया, लेकिन गली के प्रवेश द्वार पर खुद को संभाल लिया। गली में कई आकृतियां मंडरा रही थीं और 2 आदमी जमीन पर पड़े थे, लगभग मरणासन अवस्था में। यह किसी हत्या का दृश्य प्रतीत होता है। क्या उन्होंने मुझ पर छुपकर हमला किया, सिर्फ इसलिए कि मैं वहां से गुजर रहा था और उन्हें डर था कि कोई उन्हें देख लेगा? एक अवांछित विपत्ति। सज्जनों! हाथ में तलवार लिए कार्ल धीरे धीरे पीछे हट गया और गंभीरता से बोला, यहां जो कुछ भी हुआ है उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है और मैंने कुछ भी नहीं देखा है। ओह! भीड़ में से एक हट्टा कट्टा व्यक्ति आगे बढ़ा, उसकी निगाहें कार्ल पर पड़ी, खासकर उसकी चौड़ी तलवार पर। मालिक! किसी ने दबे स्वर में कहा, क्या हमें रहने भी दो? उस हट्टे कट्टे आदमी ने दबी हुई आवाज में कार्ल की ओर इशारा करते हुए कहा, चलो यहां से निकल जाओ। कार्ल धीरे धीरे पीछे हटता गया और सुरक्षित दूरी पर पहुंचकर मुड़ा और दौड़ पड़ा। पलक झपकते ही वह नजरों से ओझल हो गया। मालिक! गली में किसी ने कहा, ऐसा लगता है कि उस आदमी ने सांस लेने की विधि का अभ्यास नहीं किया है। उसे गिराना मुश्किल नहीं होगा। कोई जरूरत नहीं है। उस हट्टे कट्टे आदमी ने कहा, तलवार चलाने में वह बहुत कुशल है। वह हुनरमंद तो है ही, और उसकी आस्तीन में जो उभार है उसमें शायद कोई तीर छिपा हो। मुख्य बात यह है कि उसके पास कोई सामान नहीं है, इसलिए उसे मारने से कोई फायदा नहीं होगा। बेवजह जोखिम लेना ठीक नहीं है। पहले इस जगह की सफाई कर लेते हैं। जी जनाब, एक अधीनस्थ ने सिर हिलाया। खून से लथपथ लंबी तलवार पकड़े हुए वह जमीन पर पड़े एक आदमी की ओर बढ़ा और तलवार को तेजी से नीचे की ओर घुमा दिया। श्लिक! चारों तरफ खून के छींटे पड़े हुए थे। अध्याय 9:009 गुप्त उपाय। धुंध छंट गई और तारे एक साथ दिखाई देने लगे। कार्ल की आकृति उस प्राचीन रहस्यमय पैटर्न वाली पत्थर की कुर्सी के ऊपर दिखाई दी।
उत्साह, घबराहट, जल्दबाजी, अनेकों भावनाएं पल भर में पूर्ण तर्क द्वारा दबा दी गईं। उसके चेहरे पर उदासीनता का भाव था, उसकी भूरी आंखों में कोई हलचल नहीं थी और उसने आराम से अपनी छाती से एक किताब निकाली। जहरीले भेड़िए की सांस लेने की तकनीक। सांस लेने की तकनीकों को सामान्य और गुप्त में विभाजित किया गया था। कोई भी साधारण श्वास तकनीक का अभ्यास कर सकता है, उनकी उपलब्धियों की ऊंचाई पूरी तरह से अभ्यासकर्ता की प्रतिभा और भाग्य पर निर्भर करती है। गुप्त श्वास तकनीकें, जिन्हें वंशानुक्रम श्वास तकनीक के रूप में भी जाना जाता है, केवल विशिष्ट वंशानुक्रम वाले लोगों द्वारा ही अभ्यास की जा सकती थी। चर्च के संरक्षक शूरवीरों और राज्य के कई प्राचीन परिवारों के पास अपनी अपनी गुप्त श्वास तकनीकें थीं। सामान्यतः साधारण श्वास तकनीकों का अभ्यास करने वालों का भविष्य गुप्त श्वास तकनीकों का अभ्यास करने वालों की तुलना में कहीं कम सफल होता है। सामान्य श्वास तकनीकों का अभ्यास करने वालों के लिए भी नाइट बनना असाधारण प्रतिभा का संकेत था। महान नाइट बनना लगभग असंभव था। और हां, एक महान योद्धा बनने की राह पर भी। हालांकि गुप्त श्वास तकनीक का अभ्यास करने वाले परिवारों में शीर्ष स्तर के शक्तिशाली लोगों की कभी कमी नहीं रही। यही कारण था कि सैकड़ों वर्षों तक राज्य के कुलीन वर्ग पर कुछ प्राचीन परिवारों का कड़ा नियंत्रण रहा था। अपने दिव्य संरक्षक शूरवीरों के साथ चर्च और भी अधिक भव्य स्थान पर स्थित था। प्राचीन काल से ही उच्च कोटि के शूरवीर कभी भी आम नागरिक नहीं रहे हैं। जीवन का बीज। गुप्त औषधि। पुस्तक खोलकर और अपनी असाधारण तर्क शक्ति से प्राप्त असाधारण समझ की सहायता से कार्ल ने विषैले भेड़िए की सांस लेने की तकनीक का सार शीघ्रता से आत्मसात कर लिया। उसने यह भी पुष्टि की कि यह तकनीक काफी हद तक कारगर थी। इस श्वास तकनीक का सिद्धांत विभिन्न माध्यमों से मानव शरीर के भीतर जीवन बीज को संघनित करना था। जीवन बीज में निहित जीवन शक्ति शरीर को पोषण प्रदान करती है। इससे साधक की शक्ति, गति और अन्य गुण सामान्य मनुष्यों की तुलना में कहीं अधिक बढ़ जाते हैं। अंततः वह उस स्तर तक पहुंच जाता है जहां वह भयंकर बाघों से लड़ सकता है, भेड़ियों को नंगे हाथों से चीर सकता है और यहां तक कि पौराणिक प्राचीन जानवरों का भी मुकाबला कर सकता है। दूसरी ओर गुप्त औषधियां साधना प्रक्रिया में सहायक थीं। कार्ल को अन्य सांस लेने की तकनीकों के बारे में पक्का पता नहीं था। हालांकि गुप्त औषधि के बिना विषैले भेड़िए की सांस लेने की तकनीक का अभ्यास शुरू करना भी असंभव था। एक बार शुरू हो जाने पर गुप्त औषधि पर निर्भरता धीरे धीरे कम हो जाती थी, जब तक कि उसकी आवश्यकता पूरी तरह समाप्त न हो जाए। उसने गुप्त औषधि से संबंधित अभिलेखों की ओर रुख किया। ताजी भेड़िए की आंखों का एक जोड़ा, 50 ग्राम भेड़िए के मस्तिष्क का मज्जा, धारीदार घास, एक लाल जेड मकड़ी की विष थैली। इसमें इतनी कम कीमत होना कोई आश्चर्य की बात नहीं। ये सामग्रियां हालांकि दुर्लभ नहीं हैं, लेकिन प्रतिबंधित ब्लैक सिटी में इन्हें इकट्ठा करना लगभग असंभव है, जिससे स्वाभाविक रूप से श्वास लेने की तकनीक को पूरा करना असंभव हो जाता है। किताब बंद करते ही कार्ल के विचार बदल गए और उसका शरीर धीरे धीरे अलौकिक हो गया और वह सिगर्नो शहर में अपने निवास स्थान पर लौट आया। गुप्त औषधि बनाने के लिए आवश्यक सामग्रियां आसानी से मिल जाती थीं और लुआंग स्ट्रीट पर उपलब्ध थीं। हालांकि वे बहुत बिखरी हुई थीं और उन्हें खरीदने के लिए कई दुकानों पर जाना पड़ता था। इसके अलावा भेड़िए की आंखें और मस्तिष्क मज्जा जैसी वस्तुओं को अलग अलग खरीदना विचित्र था और इससे ध्यान आकर्षित होने की संभावना थी। जब तक कार्ल ने सारी सामग्री इकट्ठा की, तब तक आधा दिन बीत चुका था और सूरज धीरे धीरे डूब रहा था। क्लैंग, पफ, पानी डालें, लाल जेड मकड़ी की विष थैली के घुलने का इंतजार करें, फिर एक भेड़िए की आंख डालें और उसे सुई से छेद दें। रसोई घर में कार्ल ने एक हाथ में किताब पकड़ी हुई थी, जिसमें गुप्त औषधि बनाने वाले भाग को खोला हुआ था और साथ ही वह निर्देशों के अनुसार मिश्रण तैयार कर रहा था। तरह तरह के पौधों के तने और अज्ञात जीवों के विशेष अंग आपस में मिलकर उबलते पानी में छटपटा रहे थे। एक तीखी गंध फैल गई। विशेष रूप से जहर की थैली पिघलने के बाद घना धुआं उठा, जिसने पूरी रसोई को इस तरह ढक लिया मानो वह कोहरे में लिपटी हो। कार्ल पूरी तरह से एकाग्र था और जरा सी भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह न तो एक कुशल रसोइया था और न ही उसे औषधि बनाने के सिद्धांतों की समझ थी, वह केवल निर्देशों का यथासंभव पालन कर सकता था। ओम! तभी पीछे से एक धीमी आवाज सुनाई दी। बैरन कार्ल? श्रीमती मैरी। कार्ल ने अपनी क्रिया रोक दी और मुड़कर देखा। क्या आपको कुछ चाहिए? ओह! आसपास के वातावरण को देखते हुए उसे अचानक एहसास हुआ। क्या मैंने आपको परेशान किया? कोई बात नहीं, मुझे कोई परेशानी नहीं है, मकान मालकिन, श्रीमती मैरी ने थोड़ी शर्मिंदगी के साथ जल्दी से हाथ हिलाते हुए कहा। बस जेनी जल्द ही गायन की परीक्षा देने वाली है। क्या आप कृपया थोड़ा शांत रह सकते हैं? उन्होंने आगे कहा, अगर आपको कुछ भी करने की जरूरत हो तो बस मुझे करने दीजिए, मैं उसका ख्याल रखूंगी। रसोई में व्याप्त अराजक शोर, तीखी गंध और उठते धुएं के गुबार ने किसी के लिए भी शांत रहना मुश्किल कर दिया था। समझ गया, कार्ल ने अपना माथा पीट लिया। ये मेरी गलती थी, मैं इसके बारे में पूरी तरह भूल गया था। तो उसने एक पल सोचा और फिर कहा, मैं पहले अपना काम खत्म कर लूं। अगली बार मैं कोई दूसरी जगह ढूंढ लूंगा। चिंता मत करो, इससे जेनी को कोई परेशानी नहीं होगी। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, मैरी ने जल्दी से कहा। अगर खाना बनाना है तो आप इसे मुझ पर छोड़ सकते हैं। आपको इसे खुद करने की कोई जरूरत नहीं है।
यह खाना पकाने का काम नहीं है, कार्ल ने सिर हिलाकर उसकी पेशकश को अस्वीकार कर दिया। यह जल्द ही हो जाएगा। अच्छा, ठीक है, फिर। उसका दृढ़ रवैया देखकर मैरी के पास रसोई की ओर कदम बढ़ाने से पीछे हटने और अपने कमरे में लौटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। मैरी के पति का निधन कम उम्र में ही हो गया था और उसने उनका उपनाम नहीं अपनाया था। उसका परिवार और रिश्तेदार भी निम्न वर्ग के आम लोग थे। कई वर्षों तक अपनी बेटी के साथ अकेले रहते हुए जीवन कठिन रहा था। अब जेनी को बैरो कोरल ग्रुप के लिए ऑडिशन देने का मौका मिला और संभवतः भविष्य में वह कुलीन वर्ग में भी शामिल हो सकती थी। यह एक ऐसा अवसर था जिसे वह निश्चित रूप से गंवाना नहीं चाहती थी। कार्ल के दिमाग में विचारों का भंवर दौड़ रहा था। औषधि को लगभग तैयार देखकर उसने जल्दी से एक तैयार कांच की शीशी निकाली और उसमें मिश्रण डाल दिया। कांच की शीशी के अंदर गहरे लाल रंग का तरल पदार्थ घूम रहा था। उसे ध्यान से सूंघने पर खून की एक अलग ही गंध आ रही थी। जादुई औषधि। यह तैयार हो गई है। और इतनी बड़ी मात्रा, यह 3 खुराकों के लिए पर्याप्त है। यह खेती के प्रारंभिक चरण के लिए पर्याप्त से भी अधिक होनी चाहिए। रहस्यमय स्थान। कार्ल पालथी मारकर बैठा था, उसका शरीर एक विचित्र मुद्रा में मुड़ा हुआ था और वह जादुई द्वार के अनुसार अपनी सांस को समायोजित कर रहा था। गड़गड़ाहट। उसने गुप्त औषधि की एक खुराक पी ली। कुछ ही देर बाद उसकी त्वचा पर पसीने की एक हल्की परत दिखाई देने लगी। उसके माथे और गर्दन की नसें स्पष्ट रूप से फड़कने लगीं और उसकी सांसें तेज हो गईं। कार्ल को ऐसा लग रहा था मानो उसका खून खौल रहा हो और उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो उसकी छाती से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उसके शरीर में खून का प्रवाह तेज हो गया, वह उसकी ससराहट की आवाज भी सुन सकता था। भूख लगी है, भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। उसकी आंखें झट से खुल गईं। उसने अपनी मुद्रा को आराम दिया और जल्दी से पास में रखे दूध, मीट पाई और जैम की ओर हाथ बढ़ाया। पूर्ण तर्कसंगता के अधीन, भले ही उसके शरीर की हर कोशिका विद्रोह कर रही थी, उसके चेहरे के भाव अपरिवर्तित रहे। जैसे जैसे उसने भोजन ग्रहण किया और पोषक तत्व अवशोषित होते गए, भूख धीरे धीरे कम होती गई। यह तो 3 समय के भोजन के बराबर था। ऐसा लगता है कि सांस लेने की तकनीक का अभ्यास करने से मेरे पेट की पाचन क्षमता में काफी सुधार हुआ है। मैंने बिना किसी परेशानी के बहुत सारा खाना जल्दी से खा लिया और मेरा दिमाग भी पहले से ज्यादा सतर्क महसूस होता है। खड़े होकर कार्ल ने अपनी चौड़ी तलवार उठाई और उसे घुमाया, जिससे उसे अभूतपूर्व हल्कापन का एहसास हुआ। ताकत बढ़ गई है। महज एक प्रयास में, पहली बार साधना करने पर ही, वह अपने शरीर में स्पष्ट बदलाव महसूस करने लगा था। सर्र। वर्टिकल स्लैश। चौड़ी तलवार मजबूती से रुक गई। कार्ल दोनों हाथों से तलवार पकड़े हुए आगे बढ़ा। चौड़ी तलवार से भयंकर हवा निकल रही थी। हड़ताल। लोहे के गेट की शैली। युद्ध कौशल, तूफानी वार। 3 परछाइयां अचानक हवा में प्रकट हुईं, एक दूसरे को काटते हुए उसके सामने के अंतरिक्ष को चीरती हुई आगे बढ़ी और तलवार के हवा को चीरते हुए निकलने से हल्की सी सीटी की आवाज आई। 3 पराछवियां। मेरे दादाजी के पास स्वाभाविक रूप से दैवीय शक्ति थी। बिना किसी श्वास तकनीक का अभ्यास किए भी वे एक सेवक योद्धा को मार सकते थे, फिर भी वे केवल 3 परछाइयां ही बना सकते थे। फिलहाल मैं शायद उस समय की तुलना में ज्यादा कमजोर नहीं हूं। अपनी चौड़ी तलवार को एक तरफ रखते हुए कार्ल ने अपनी ठुड्डी पर हाथ फेरा। पूर्ण विवेक के अधीन रहते हुए उन्होंने किसी भी प्रकार की भावुक अभिव्यक्ति नहीं दिखाई, सब कुछ स्पष्टता के साथ परखा गया था। लेकिन इस बार गेल/तलवारबाजी का प्रदर्शन पहले की तुलना में कहीं अधिक सहज था। पहले तलवारबाजी करना किसी बच्चे के लिए भारी तलवार लहराने जैसा था, हालांकि वह कर तो सकता था, लेकिन यह बहुत थकाऊ था। यह हमेशा थोड़ा बनावटी सा लगता था। अब वो भावना गायब हो गई थी। सेवक योद्धा। अब मुझे एक परिचारक शूरवीर माना जा सकता है। अध्याय 10:010 निमंत्रण। सैकड़ों साल पहले फेरो साम्राज्य अभी भी बरकरार था और जो अफगांडो साम्राज्य है वह केवल एक डची था। ऐतिहासिक अभिलेखों के अनुसार यह एक ऐसा युग था जिसने कई प्रतिभाशाली व्यक्तियों को जन्म दिया। शौर्य कौशल का विकास हुआ, जिससे कई महान हस्तियों का उदय हुआ। उनमें से एक तलवारबाज मेयर नाम का था, जिसे तलवार के संत के रूप में पूजा जाता था, जिसने तलवारबाजी की अपनी एक विशिष्ट शैली विकसित की थी। स्वॉर्ड सेंट मेयर ने सर्वप्रथम एक लंबी तलवार से वार करने के लिए 8 अलग अलग मार्ग स्थापित किए, जिससे साधकों को अपने प्रहार की दिशा की परवाह किए बिना आक्रमण और बचाव के बीच निरंतर संक्रमण की स्थिति बनाए रखने की अनुमति मिली। दूसरे शब्दों में कहें तो वे अपनी इच्छा अनुसार आक्रमण और बचाव के बीच आसानी से बदलाव कर सकते थे। यह एक अभूतपूर्व नवाचार था। ये 8 मार्ग देखने में सरल लगते थे, लेकिन इनके संयोजन से अनगिनत विविधताएं संभव हो पाती थीं, जिससे तलवारबाजी की अनेक तकनीकों का जन्म हुआ। गेल/तलवारबाजी इसी स्कूल से संबंधित है। पकड़ो। एक हाथ से या दोनों हाथों से, मानक या विपरीत पकड़। रुख अपनाओ। रक्षात्मक / अपमानजनक। तलवारबाजी के इन सिद्धांतों को पूरी तरह आत्मसात करने के बाद ही कोई व्यक्ति युद्ध कौशल का प्रदर्शन कर सकता है। कार्ल के माथे पर पसीने की बूंदें थीं, उसके शरीर से भाप निकल रही थी और उसकी तलवार बवंडर की तरह उसके चारों ओर घूम रही थी।
उसकी तलवार की प्रचंड गति आसपास की किसी भी चीज को चूर चूर कर सकती थी। हप! हा हा! उस रहस्यमय स्थान के विपरीत, जहां उसके पास पूर्ण तर्क शक्ति और परिपूर्ण नियंत्रण था, वास्तविक दुनिया में तलवारबाजी का अभ्यास करना कहीं अधिक कठिन था। सौभाग्य से अनुभव बरकरार रहा, केवल शारीरिक परिश्रम ही अपरिचित सा लगा। हालांकि गहन अभ्यास से वह अपने पिछले प्रदर्शन को दोहरा सकता था। स्विश! युद्ध कौशल, तूफानी वार। 3 परछाइयां अचानक हवा में प्रकट हुईं, जो एक दूसरे को काटते हुए आगे बढ़ी। फू! काल ने अपनी हरकतें रोक दीं, उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। पहले मैं वहां तलवारबाजी में महारत हासिल करता हूं, फिर जब मांसपेशियों की याददाश्त अभी भी ताज़ा होती है, तो मैं अभ्यास करने के लिए वास्तविकता में लौट आता हूं। वो अनुभव और यादें अभी भी बरकरार हैं। भले ही मैं उसी स्तर की दक्षता हासिल न कर पाऊं, लेकिन परिणाम कहीं बेहतर होंगे। सामान्य परिस्थितियों में भले ही वह नाइट अटेंडेंट बन जाए, तलवारबाजी के इस स्तर को हासिल करने में 1 महीने से अधिक, संभवतः उससे भी अधिक समय लगेगा। अब महज कुछ ही दिनों में वह लगभग स्थिरतापूर्वक तीनों परछाइयों को निष्पादित कर सकता था, जो कि कई नाइट अटेंडेंट्स के लिए किसी भी तरह से कम उपलब्धि नहीं थी। और अभी यह समाप्त नहीं हुआ है। काल ने अपनी उंगलियों को ढीली मुट्ठी में भींच लिया, अपने शरीर में शक्ति का प्रवाह महसूस किया, उसके अंदर एक दीवार को तोड़ देने की तीव्र इच्छा जागृत हुई। क्योंकि मैं वहां अपने शरीर को पूरी तरह से नियंत्रित कर सकता था, इसलिए गुप्त दवा लेने से उसकी शक्ति का अधिकतम अवशोषण संभव हो सका। सांस लेने की तकनीकों का अभ्यास करने के परिणाम भी काफी बेहतर थे। अगर मैंने यहां गुप्त औषधि ली होती, तो शायद अब तक मेरा नाइट अटेंडेंट साधना स्तर भी स्थिर नहीं हो पाता। उस रहस्यमय स्थान की सहायता से महज कुछ ही दिनों में कार्ल शारीरिक क्षमता और तलवारबाजी कौशल दोनों में नाइट अटेंडेंट के स्तर तक पहुंच गया था। इसके अलावा उनकी ताकत अभी भी तेजी से बढ़ रही थी। यदि उसका गेल/4 परछाइयां उत्पन्न कर सकता है, तो उसे नाइट अटेंडेंट्स के बीच भी काफी शक्तिशाली माना जाएगा। खुशियों से दिल में खुशी का भाव आता है। इतना कि छुट्टी खत्म होने और काम पर वापस लौटने की आशंका भी कार्ल के हंसमुख स्वभाव को कम नहीं कर सकी। उसने जो लाल और सफेद वर्दी पहनी थी, वह थोड़ी ढीली थी, लेकिन इससे उसकी जीवंत भावना छिप नहीं सकी। आईने के सामने अपने कपड़े ठीक करते समय कॉलर पर कढ़ाई किया हुआ बर्गमैन परिवार का प्रतीक चिन्ह विशेष रूप से ध्यान आकर्षित कर रहा था। प्रत्येक कुलीन परिवार का अपना अनूठा प्रतीक चिन्ह होता है। बर्गमैन परिवार का प्रतीक चिन्ह आम 3 पत्तियों वाला तिप्तिया घास था, जो अक्सर सड़क किनारे दिखाई देता था। कुछ लोगों का कहना था कि तिप्तिया घास का चुनाव लचीलेपन और अदम्य जीवन शक्ति का प्रतीक है। लेकिन सच्चाई तो यह है कि कार्ल के दादाजी असभ्य और इतने आलसी थे कि वे इस बारे में ज्यादा सोचते ही नहीं थे, इसलिए उन्होंने इसे यूं ही चुन लिया। अगर गहराई से देखा जाए तो एक सच्चे कुलीन व्यक्ति के प्रतीक चिन्ह में पंख, मुकुट, ढाल पर विभाजन, बैनर पर आदर्श वाक्य आदि जैसे तत्व शामिल होते थे। मैं तो बस एक मामूली बैरन हूं, जिसका अपना कोई जागीर नहीं है, इसलिए ज्यादा बारीकी से देखने की जरूरत नहीं है। कार्ल ने सिर हिलाते हुए दरवाजे से बाहर कदम रख दिया। निरीक्षण कार्यालय। बैरन कार्ल। नमस्ते बैरन, आप पहुंच गए हैं। कार्ल ने विभिन्न अभिवादनों के जवाब में सिर हिलाया। निरीक्षण कार्यालय में काम करने वाले लोग शायद ही कभी आम नागरिक होते थे, हालांकि कुलीन वर्ग अभी भी अल्पसंख्यक थे। कार्ल को अपने पिता की बैरोनेटसी विरासत में मिलने की खबर पहले ही फैल चुकी थी और अन्य लोगों ने उनका स्वागत पहले से कहीं अधिक गर्मजोशी से किया। कार्ल। ऑफिसर डाना। कार्ल उस आकर्षक महिला के सामने रुक गया। महीने के अंत में अर्ल रेक्टन शहर के बाहर स्थित अपनी जागीर में अपने बेटे की युवावस्था में प्रवेश का समारोह आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने शहर के संभ्रांत लोगों को आमंत्रित किया है। डाना ने उन्हें एक शानदार निमंत्रण पत्र दिया। मेरी चचेरी बहन मार्था भी वहां उपस्थित रहेंगी। कार्ल ने भौहें चढ़ाते हुए कहा। ऑफिसर डाना, मेरा अभी शादी करने का कोई इरादा नहीं है। चाहे तुम्हारा इरादा हो या न हो, तुम कम से कम उससे मिल तो सकते हो। इसमें तुम्हारा ज्यादा समय भी नहीं लगेगा, डाना ने भावहीनता से कहा। या फिर तुम किसी अर्ल के निमंत्रण को ठुकराने की योजना बना रहे हो? यह। कार्ल ने आह भरी और निमंत्रण स्वीकार कर लिया। बहुत अच्छा। इतना दुखी मत दिखो। डाना ने अपनी खूबसूरती से तराशी हुई छड़ी घुमाई और धीरे से उसे थपथपाया। मार्था की पारिवारिक संपत्ति के साथ वह भूमिहीन बैरन के लिए काफी है। हाँ, कार्ल ने सिर हिलाया। उसने इस बात से इनकार नहीं किया। डाना को विदाई देने के बाद एक भारी भरकम व्यक्ति तेजी से आया और उसे कसकर गले लगा लिया। कार्ल, तुम आखिरकार वापस आ ही गए। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है कि तुम्हारे बिना मैं कितना ऊब गया था। कैरी। कार्ल मुस्कुराया। काफी समय हो गया है और तुम्हारा वजन और बढ़ गया है। हे। कैरी ने उसे छोड़ दिया, पीछे हट गया और अपना सिर खुजलाया। इतना भी नहीं। कैरी के पिता भी बैरन थे। हालांकि कार्ल के विपरीत कैरी के कई भाई बहन थे और उनके सबसे बड़े भाई को उपाधि का उत्तराधिकारी नामित किया गया था। पदवी और पारिवारिक संपत्ति का उनसे कोई लेना देना नहीं था, इसलिए निरीक्षक होने के बावजूद भी वे सादगीपूर्ण जीवन जीते थे। दोनों ने एक के बाद एक निरीक्षण कार्यालय में कार्यभार संभाला था और वे समान रूप से अलोकप्रिय थे, इसलिए उन्होंने स्वाभाविक रूप से समर्थन के लिए एक साथ समूह बना लिया था। चलो, कैरी ने हाथ हिलाते हुए कहा।
चलिए एक ड्रिंक पीते हैं। एक निरीक्षक का काम काफी आसान होता था। उन्हें बस हर दिन हाजिरी लगानी होती थी और फिर वे निरीक्षण करने के बहाने जा सकते थे। बेशक उन्हें हर कुछ दिनों में अपनी ड्यूटी की बारी आने पर उपस्थित रहना पड़ता था। क्या तुमने सुना? केरी ने रास्ते में धीमी आवाज में पूछा। फैसला हो गया है। सैक्सोनी के ड्यूक कोबर्ग पर हमला करने के लिए सेना की कमान संभालेंगे और वे फिर से सैनिकों की भर्ती करने जा रहे हैं। प्रत्येक मार्क्विस और अर्ल का अपना ड्यूक होता था जिसके प्रति वे निष्ठा की शपथ लेते थे। गैम्बिस की मृत्यु के बाद उनके अधीन रहने वाले कुलीन स्वाभाविक रूप से किसी अन्य उत्तराधिकारी के अधीन सेवा जारी रखने के इच्छुक नहीं थे। सैनिकों की कमी का मतलब था कि अनिवार्य सैन्य भर्ती का एक और दौर अपरिहार्य था। कार्ल को इसका पहले से ही अंदाजा था। उसने पूछा, क्या आपको लगता है कि हमें जबरन भर्ती किया जाएगा? शायद नहीं, कैरी ने सिर हिलाया। अगर वे सिगर्नो शहर से भर्ती भी कर लें तो भी वे निरीक्षकों को नहीं लेंगे। अगर हम चले गए तो सार्वजनिक व्यवस्था कौन बनाए रखेगा? सच है, कार्ल को कुछ राहत महसूस हुई। हालांकि निरीक्षक अक्सर सिर्फ दिखावे के लिए होते थे, लेकिन उनकी पूरी तरह अनुपस्थिति अच्छी नहीं लगती। लेकिन क्या ड्यूक गैम्बिस की मृत्यु वास्तव में बीमारी से हुई थी? वह तो केवल 50 वर्ष के थे। एक शूरवीर के लिए जीवन का सबसे उत्तम समय, एक महान शूरवीर होने की तो बात ही छोड़िए। मैंने सुना, कैरी ने अपनी आवाज धीमी करते हुए रहस्यमय ढंग से कहा, ड्यूक जलकर मर गया। जलकर मर गया? कार्ल का चेहरा बदल गया। एक आगचोर? शायद, कैरी ने सिर हिलाया। जैसे ही वह कुछ और कहने वाला था, वे एक गली के मोड़ पर मुड़े और उसकी किसी से टक्कर हो गई। उफ! कैरी का शरीर भारी भरकम होने के बावजूद वास्तव में उनमें ज्यादा ताकत नहीं थी और हल्की सी टक्कर से ही वे पीछे की ओर लड़खड़ा गए। सौभाग्य से कार्ल ने उसे पकड़ लिया, अन्यथा वह कीचड़ में लथपथ हो जाता। जैसे ही कैरी ने संभला, वह गुस्से में चिल्लाए बिना नहीं रह सका, तुम्हें क्या हो गया है? क्या तुम देखते नहीं कि कहा जा रहे हो? दूसरा व्यक्ति एक पीले चेहरे वाला युवक था। कैरी की बातें सुनकर उसका चेहरा बिगड़ गया और उसकी संकरी, त्रिकोणीय आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। पल भर में कार्ल के पूरे शरीर के बाल खड़े हो गए और उसके मन में भय का भाव छा गया। खतरा! उसने सहज ही अपने बगल में खड़े कैरी को एक कदम पीछे खींच लिया, उसकी आंखों में घबराहट और संदेह भरा हुआ था। माइल्स, एक आवाज ने पुकारा। पास ही में एक गाड़ी का पर्दा उठा और एक बेहद खूबसूरत महिला ने उन्हें इशारा किया। जल्दी इधर आओ। युवक की आंखों में एक झिलमिलाहट आई। उसने कैरी को ठंडी सी घुरघुराहट भरी नजर से देखा। खुद को भाग्यशाली समझो। इतना कहकर वह मुड़ा और गाड़ी की ओर चल पड़ा। कैरी के चेहरे की त्वचा तन गई, उसकी आंखों में क्रोध की आग भड़क उठी, लेकिन उसने उस युवक को रोकने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसे गाड़ी में चढ़ते हुए देखता रहा।